गुड मॉर्निंग एवरीबडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो ही हमने कल किया था ना, उसके आगे आज हम शुरू करने जा रहे हैं। यस, सबसे पहले मैं बात करूंगी 3 टायर जुडिशियल मशीनरी की, जो अभी मैं ये बताऊंगी कि ये चैप्टर लास्ट में कवर करेगा उस चीज़ को। सेकेंड टॉपिक आएगा हमारा, डैट इज़ कंप्लेंट डिस्पोजल पीरियड। मीनिंग कंप्लेंट डिस्पोजल पीरियड क्या रहने वाला है। कह रहा है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग टू एक प्रोविजन बना हुआ है फॉर डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स कि इन नॉर्मल सिचुएशन मैक्सिमम टाइम लिमिट है फॉर दिस पीरियड इज 3 मंथ्स एंड इफ अंडर सम स्पेशल कंडीशन अगर है तो देयर इज अ नीड टू टेस्ट द प्रोडक्ट, देन द मैक्सिमम टाइम लिमिट इज 5 मंथ्स। ओके, सो 3 महीने के अंदर अंदर आपकी कंप्लेंट डिस्पोजल पीरियड है इन दी नॉर्मल कंडीशन, और अगर नॉर्मल कंडीशन नहीं है, कोई स्पेशल कंडीशन है, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5 मंथ्स लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है, डेट इज हु कैन फाइल कंप्लेंट। कौन कंप्लेंट फाइल शूट करेगा? ठीक है, नंबर 1 कहा है अ कंज्यूमर शूट फाइल कर सकता है। नंबर 2 कह रहा है अ रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन लाइक रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द कंज्यूमर कंसर्न इज अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन और नॉट। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि वो उस कंसर्न अथॉरिटी का मेंबर है या नहीं है। अगर कोई रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है और उसको पता चलता है कि सामने वाली ये जो शॉपकीपर है ये उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। व्यवहार का मतलब यहाँ पर ये नहीं है बोलने चलने वाली बात, यहाँ पर बात हो रही है प्रोडक्ट की। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड, 1 और मोर कंज्यूमर भी इकट्ठे मिलकर वेयर मैनी कंज्यूमर हैव द सेम इंटरेस्ट, वो भी कर सकते हैं कंप्लेंट फाइल। उसके बाद आती है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं एंड आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है दैट इज अगेंस्ट हुम कैन द कंप्लेंट बी फाइल। हम किसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल करेंगे? सबसे पहला इन्होंने बोला फॉर डिफेक्टिव गुड्स एंड सेकंड बोला फॉर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज। या तो आप प्रोडक्ट जो है मीनिंग जो गुड्स है उसके डिफेक्ट के लिए आप कर रहे हो, या फिर सर्विसेज की डेफिशिएंसी के लिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि फॉर डिफेक्टिव गुड्स लाइक सेलर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, आपको डिफेक्टिव गुड्स दे दिया। मीनिंग ऑफ डिफेक्टिव गुड्स मीनिंग इट रेफर्स टू क्वांटिटी, क्वालिटी, पोटेंसी और प्योरिटी ऑफ गुड्स आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट। जो मैंने कल बताया था, कल वाली वीडियो में बात समझ में आई, उसके अकॉर्डिंग टू नहीं है। जैसी रूपरेखा आपके सेलर ने बेचते वक्त बताई थी, वैसी रूपरेखा बाद में खोलने के बाद नहीं मिली, तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट कह रहा फॉर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडर लाइक मीनिंग किसके अगेंस्ट आप करोगे? सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट करोगे। डेफिशिएंट सर्विसेज का मतलब क्या है? इट मीन्स एनी इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग और इनएडिक्वेसी इन द क्वालिटी, नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज। कह रहा है जो परफेक्शन आना चाहिए था वो नहीं है, इनएडिक्वेसी है क्वालिटी में, नेचर में और मैनर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज में, तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है कंप्लेंट की फीस क्या है। कह रहा है विद एवरी कंप्लेंट इट्स फिक्स फीस इज डिपॉजिटेड ऑल्दो कोर्ट फीस और एनी अदर एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी पेड। ठीक है, आपको वो पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फिक्स अमाउंट आपकी गिवन होगी, वो आपको फिल करनी है। देन आता है आपका रिलीफ रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर। हमारे महानुभाव कंज्यूमर के लिए कौन कौन सी रेमेडीज और कौन कौन सी रिलीफ हैं, ताकि वो उनको अंदर से सहानुभूति मिल सके। राइट, बेचारे ने जब पैसा खर्च करा है और वो प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग टू उसको नहीं मिला, तो उसके साथ जो खड़ा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो किस तरीके से उसकी हेल्प करता है, कौन कौन सी रेमेडी उसको देता है। नंबर 1 है रिमूवल ऑफ डिफेक्ट। कह रहा है इफ आफ्टर प्रॉपर टेस्टिंग द प्रोडक्ट प्रूव टू बी डिफेक्टिव। जब उसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो भी चेक करने वाला था, वहाँ पर उस प्रोडक्ट को प्रूव कर दिया गया कि भाई ये डिफेक्टिव है, देन द रिमूव इट्स डिफेक्ट ऑर्डर कैन बी पास बाय द अथॉरिटी कंसर्न। और ये कहा जाएगा कि इस प्रोडक्ट में ये डिफेक्ट है और आपकी अब ये जिम्मेवारी बनती है कि या तो इसके डिफेक्ट को सही करो, ठीक है, अदरवाइज इसके पैसे वापस करो। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स। Order can be passed to replace the defective product by a new non-defective product of the same type.
ये कहा गया है ऑर्डर ये पास कर दिया जाएगा कि ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट है और इसकी जगह पर नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेम टाइप का दिया जाए। अगर नहीं दिया तो फिर देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, दैट इज रिफंड ऑफ प्राइस। कई बार क्या होगा कि वो प्रोडक्ट वैसा नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ होगा, तो उस सिचुएशन में उस प्रोडक्ट का प्राइस वापस देना पड़ेगा सेलर को। ऑर्डर कैन बी पास टू रिफंड द प्राइस पे बाय द कंप्लेनेंट फॉर द प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है आपका अवार्ड ऑफ कंपनसेशन। कह रहा है बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द सेलर अ कंज्यूमर सफर अ फिजिकल और एनी अदर लॉस देन कंपनसेशन फॉर दैट लॉस कैन बी डिमांडेड फॉर। ये कह रहा है कि मान लीजिए मुझे कोई प्रोडक्ट लेना था और उस सेलर ने मुझे वो प्रोडक्ट दे दिया, लेकिन उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, उसकी लापरवाही की वजह से मुझे कुछ फिजिकली इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ गया या मुझे बहुत भारी नुकसान हो गया, तो उसका कंपनसेट भी वही सेलर करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। जैसे रिमूवल ऑफ डिफेक्ट था, डिफेक्टिव मतलब गुड्स के लिए डिफेक्ट था, उसी तरीके से रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विसेज भी होगा। इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी इन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज देन ऑर्डर कैन बी पास टू रिमूव दैट डेफिशिएंसी। फॉर इंस्टेंस इफ एन इंश्योरेंस कंपनी मेक अननेसेसरी डिले, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी अननेसेसरी डिले कर देती है इन गिविंग फाइनल टच टू द क्लेम, then under this act order can be passed to immediately finalize the claim। ध्यान दो, दोबारा से समझा रही हूँ, यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। कह रहा है रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विसेज का मतलब कह रहा है फॉर इंस्टेंस अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है वो अननेसेसरी डिले कर देती है इन गिविंग अ फाइनल टच टू द क्लेम, कि आपको क्लेम मिले वहाँ तक पहुँचने के लिए, देन अंडर दिस एक्ट ऑर्डर कैन बी पास इमीडिएटली फाइनलाइज द क्लेम। तो कोर्ट ये ऑर्डर पास करेगा कि अभी फिलहाल इसको अभी क्लेम दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर कोई भी सेलर आपको आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहा है प्रोडक्ट वगैरह, या रिस्ट्रिक्टिव आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि ये प्रोडक्ट जब मिलेगा जब ये प्रोडक्ट खरीद लोगे। ठीक है। If a complaint is filed against unfair restrictive trade practices, then under the act that practice can be banned with the immediate effect। For instance, if a gas company, अगर कोई गैस कंपनी मेक्स इट कंपल्सरी फॉर अ कंज्यूमर टू गैस स्टोव भी आपको बाय करना है, गैस कनेक्शन भी लगवाना है, तो ये होगी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। इन रिस्ट्रिक्शंस को भी वो चेक करेगा और इमीडिएट उनके ऊपर सॉल्यूशन लेकर आएगा। मीनिंग रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कैन बी चेक विद इमीडिएट इफेक्ट, और उसका इफेक्ट भी देखेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टॉपिंग द सेल ऑफ हजार्डियस गुड्स। अब वो क्या करेगा, स्टॉप लगा देगा सेल ऑफ हजार्डियस गुड्स, कि आज के बाद आपको ये प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है। प्रोडक्ट विच कैन प्रूव हजार्डियस फॉर लाइफ, जो प्रोडक्ट एक सेलर बेच रहा था और वही प्रोडक्ट किसी की लाइफ को बर्बाद कर देता है, खराब कर देता है, तो अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसके ऊपर पाबंदी लगा देगा कि भाई अगर तूने ये बेच दिया ना तो फिर देखना। नेक्स्ट पॉइंट है विड्रॉल ऑफ हजार्डियस गुड्स फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से विड्रॉ ही कर लेगा। ठीक है। ऑन सीइंग द सीरियस एडवर्स इफेक्ट ऑफ हजार्डियस गुड्स ऑन द कंज्यूमर, सच गुड्स कैन बी विड्रॉ फ्रॉम द मार्केट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग सो दैट सच प्रोडक्ट शुड नॉट बी ऑफर्ड फॉर सेल। अब तो ऑफर ही नहीं किया जाएगा वो प्रोडक्ट कभी भी सेल के लिए, उनको वो विड्रॉ कर लेगा, वहाँ से बाहर निकलवा देगा। ठीक है। लास्ट पॉइंट है आपका पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट। In the end, there is a provision in the act that the trader should pay adequate cost to the victim concerned। कि ट्रेडर को adequate amount of cost तो victim को जो ग्रस्त है, जो बेचारा मीनिंग चंगुल में फंस गया है सेलर के, उसको adequate cost तो देनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। राइट, कुछ भी नहीं जाता आपका, शेयर किया करो ताकि कोई और भी फ़ायदा ले सके। ठीक है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, पता है ना, ये तलवीर सर बोलते हैं हमेशा। यस। सो कल हम करने जा रहे हैं, कल हम करेंगे अंडर सेक्शन कंज्यूमर राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, 8 राइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एंड देन
उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा 3 टायर, फिर हमारा एक नॉर्मल पोर्शन था वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे अपने रियल वाले टॉपिक पर, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।